हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? और कैसी रही सभी की राखी रक्षाबंधन फेस्टिवल? कल बहुत मिठाई खा ली यार मैंने। भयानक में मिठाई पेल दी। इतने दिनों की डाइट की बैंड बज गई कल। और गाइस, आप लोगों को जो इशू आ रहा था, जैसे मैंने नोटिस किया था कि काफी सारे और स्टूडेंट्स हैं उनको इशू आ रहा है, स्पेशली यूट्यूब में। एक तो आप लोग को भी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इशू था कि क्योंकि इसमें इस प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा झोल हम लोग को देखने को मिल रहा था काफी समय से, कि कभी रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी नहीं हो पा रही है। तो एक इशू है। तो अभी मैंने क्या किया, एक और एक्सटर्नल जो सॉफ्टवेयर है जिससे मैं ये स्क्रीन को आपको शेयर करता हूँ, तो वहां पर एक रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। तो लेट से कि वो वाला फीचर काम कर पाता है तो फिर वेल एंड गुड हो जाएगा। और दूसरी बात, टीचमेंट का लोगो भी यहाँ पर कहीं पर आ रहा था। वो एक्चुअली यूट्यूब पर अगर मैं बात करूँ तो वो प्रॉब्लम ये है कि वो टीचमेंट से मैं डाउनलोड कर रहा था तो बाई डिफॉल्ट ये वाला लोगो यहाँ पर आ रहा था। बट अभी मैं दूसरे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। अब लेट से देखते हैं आप कि ये कितना काम करता है। और बाकी दूसरा जो आप लोगों का इंडेक्स वाला जो इशू था, कि इंडेक्स जो है, जैसे कि पहले आपको इंडेक्स में प्रोवाइड कराता था क्योंकि उस समय रिकॉर्ड करके मैं आपको सेशन देता था तो इजी हो जाता था। बट अभी जो है वो मैंने टीम को बोल दिया है, आपके लिए इंडेक्स भी जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पॉसिबली आज से ही पूरी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, इंडस स्क्रिप्ट बुक का। इंडस स्क्रिप्ट बुक, इसका उद्घाटन हुआ है और इसकी एक्चुअली वेब ऐप का उद्घाटन हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चाइना जो है गाइस, ये तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर मेनली पूरा फोकस कर रहा है। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये राइट टू डिसेबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ इशू हुआ है इसके बारे में। इशू इज नॉट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो कानून जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है। राइट। और साथ ही साथ शुगर के एक्सपोर्ट्स की थोड़ी सी बात हुई है कि शुगर का एक्सपोर्ट जो है, शुगर केन, इनका एक्सपोर्ट जो है वो बड़ा है। राइट। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ है। राइट। और साथ ही साथ एक डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के बारे में डिस्कस करेंगे। लोन स्कीम जो है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक्चुअली इशू ये हो रहा है कि सरकार ने जो अनाउंस किया था कि क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगी, तो वो काफी डिले जो है वो अभी चल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स का एक इशू है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक जनरल दो तीन जानकारी हम लोग इसके बारे में देख लेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। बट ट्रेड से रिलेटेड, जैसे कि फ्री ट्रेड क्या होता है, ये सब बेसिक टर्म्स जो आपको ऑलरेडी पता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाला है। ऑलराइट, तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। एक वेब एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रही है जिसका उद्घाटन किया गया। ये इंडस स्क्रिप्ट बुक की वेब एप्लीकेशन है। अब इंडस स्क्रिप्ट बुक से क्या मतलब है, तो देखो, इंडस के जो लोग, हम लोग को इंडस एम्पायर पर जो लोग देखने को मिलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमें देखने को मिलती थी ना, तो वहां पर जो लोग थे, तो वो जो लिखते थे, तो उनकी जो लिपि वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, स्क्रिप्ट वगैरह, तो उसको डेसिफर किया गया। और उसको डेसिफर करने के बाद जो आज की डेट में जो हमारे पास अवेलेबल जो नोन सोर्स हमें देखने को मिलता है, ये द इंडस स्क्रिप्ट जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इरावथम महादेवन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरावथम और महादेवन। राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इनके द्वारा ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई है, इंडस स्क्रिप्ट। इसमें इन्होंने बताया है कि जो इंडस वैली के जो लोग हुआ करते थे, जो उन्होंने लिखा है, जो हमारे पास जो उनकी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ तो भी सिंबल्स वगैरह देखने को मिले, तो इन्होंने ही उसको स्टडी करके डिसिफर किया है। और आज की डेट में यही किताब है, ये एक सोर्स बुक के तौर पर हमें देखने को मिलती है। अगर इंडस स्क्रिप्ट को स्टडी करना है तो इस किताब को रेफर किया जाता है बेसिकली। तो ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक वेब वर्जन जो है वो अभी रिलीज किया गया है। राइट। इसका उद्घाटन हुआ है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को लगा। तो चेन्नई के अंदर एक वेब ऐप है, मतलब चेन्नई के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। वेब ऐप है इंडस स्क्रिप्ट डॉट इन। राइट। और ये बेसिकली ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडस रिसर्च सेंटर जो है वो पार्ट हम लोग को रोजा मुथिया रिसर्च लाइब्रेरी का देखने को मिलता है, जिसने लॉन्च किया है ये फलाना एप्लीकेशन को, या फिर डिजिटल वर्जन हम लोग को इस किताब का देखने को मिल रहा है। बट ये किताब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि इरावतन महादेवन किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडस स्क्रिप्ट इनके द्वारा लिखी गई थी। राइट। और ये बुक जो है वो पहले स्टार्टिंग में पब्लिश हुई थी 1977 में, इसके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी इसका वेब वर्जन जो है वो रिलीज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। और ये एक ऐसा न्यूज आया है जो कि मुझे ऐसा लगता है 99% चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के, तो स्टार मार्क कर लो इसको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थी छोटी सी चीज, बस ये बस आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं तिब्बत की। तो आप लोग को पता है तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र जो हम लोग को यहीं पर देखने को मिलता है, हमारे साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। तो अभी नहीं, कहीं पे लिख लो आप, फिर लेक्चर के एंड होने के बाद आप मार्क कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पर मैं लेक्चर डालूं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे तो आप लोग जो रेगुलरली यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है यूट्यूब पर देखने की, बट फिर भी अपने पास जो है वो लिख लीजिएगा कि कौन सी एरियाज हैं, कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जो कि तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है, राइट। तो इसका आंसर जो है वो आप लिखिए। अभी अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, आराम से बाद में लिखना, अभी पहले ये टॉपिक समझो आप। तो देखो गाइस, हम लोग जानते हैं कि चाइना जो है वो इस क्षेत्र पर मेनली कंट्रोल करने के ऊपर टारगेट करता है हमेशा। हालांकि ये क्षेत्र जो है वो चाइना का ही हम लोग को देखने को मिलता है, बट ये ऑटोनॉमस क्षेत्र है, जैसे कि हमने हांगकांग के बारे में बात करी थी, राइट, याद आ रहा है आप लोगों को। तो ये वैसे ही एक ऑटोनॉमस क्षेत्र हम लोग को तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र देखने को मिलता है। अभी ये क्या हरकत भटक रहा है चाइना, ये यहाँ पर टारगेट कर रहा है कि इस क्षेत्र पर कल्चरल सिंबल और लैंग्वेजेस वो चाइना की यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब कि चाइना का ही यहाँ पर कल्चरली और लैंग्वेज परस्पेक्टिव से भी चाइना अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर्स को यहाँ पर एग्रेसिवली प्रमोट करने के ऊपर टारगेट कर रहा है। और अभी एक्चुअली में एक सेरेमनी हम लोग को देखने को मिली है, 70th एनिवर्सरी हुई है कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल किया था, इन्वेजन किया था, कब्जा किया था, उसके 70 साल हुए हैं, राइट। चाइनीज ऑफिशियल ने कहा है कि ये पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि तिब्बतन्स जो है, जो तिब्बत के लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड, मतलब बोली उनकी होनी चाहिए वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, और जो लिखित जो वो लिखते हैं वो भी चाइनीज होनी चाहिए, मतलब चाइनीज पर मेनली ये फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये मतलब डिप्लोमेटिकली इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग और गहरे संबंध बनाना चाह रहे हैं तिब्बत क्षेत्र के साथ, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग कि उनकी मतलब वहां पर भी तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र में भी चाइनीज और जो कल्चरली जो है वो हमारी मतलब, और या लैंग्वेज हुआ या लिखित में भी वो पूरी चीज चाइनीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चले। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि इनके कल्चर को, राइट, और इनकी आइडेंटिटी अगर स्पेशली हम लोग कहें बुद्धिस्ट आइडेंटिटी, तो उसको सप्रेस करने का एक प्रकार से ये प्रयास हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज, और ये वाली बात जो है वो तिब्बतियंस भी मानते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। तो चाइना तिब्बत के इशू के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्षेत्र हम लोग को 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का या 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि 1/4 एरिया है ये चाइना की टोटल टेरिटरी का। अगर आप मैप देखेंगे तो ये तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र आपको 1/4 एरिया के तौर पर नजर आएगा, दिखाई देगा, ऑब्जर्व करने में पता लगेगा, राइट। और ये कल्चरल सिंबल्स और इमेजेस चाइनीज नेशन का शेयर करता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब ये इसके ऑफिशियल ने जो है वो कहा है, बट ये सरासर जो है वो गलत है। और तिब्बत जो है वो हाईएस्ट रीजन हम लोग को धरती पर देखने को मिलता है, और 4900 मीटर के एलिवेशन के ऊपर, यानी कि ऊंचाई पर ये स्थित हम लोग को नजर आता है। और माउंट एवरेस्ट है वो यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलता है, इसका हाईएस्ट एलिवेशन हम लोग को नजर आता है, जिसकी हाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें, एलिवेशन के बारे में बात करें, तो 8848 मीटर सी लेवल के अबव ये हम लोग को देखने को मिलता है। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका दावा है कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है कब से, जब से मंगोल डायनेस्टी हुआ करती थी, मंगोल की युआन डायनेस्टी, राइट, तब से जो है वो तिब्बत चाइना का पार्ट है, ऐसा चाइना क्लेम करता है, राइट। और 1951 में तिब्बत के जो लीडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको फोर्सफुली साइन करवाई गई थी एक ट्रीटी, और ये ट्रीटी जो है वो 17 पॉइंट एग्रीमेंट हमें देखने को मिलती है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से क्वेश्चन उठाकर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए 17 पॉइंट एग्रीमेंट किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है तिब्बत और चाइना से एसोसिएटेड है। क्लियरली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चाइना ने जो है वो इसी एग्रीमेंट के थ्रू, इसी ट्रीटी के थ्रू बेसिकली तिब्बत को अपने कंट्रोल में लिया था, कब, 1951 में। तो ईयर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। और इस एग्रीमेंट में लिखा था कि तिब्बत को एक ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाया जाएगा, उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, राइट। बुद्धिस्ट रिलीजन को ध्यान में रखते हुए उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि वो खुद से जो है वो गवर्न कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। बट यहाँ पर चाइनीज सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑब्वियसली बात है चाइना के द्वारा ही किया जाएगा, और चाइना ने यहाँ पर किया भी है। लहासा की अगर हम लोग बात करें, जो तिब्बत की कैपिटल है, यहाँ पर चाइना का सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर चाइना जो है वो वही सेम चीज जो हांगकांग के पर्सपेक्टिव में हम लोग को देखने को मिलती है कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फॉरेन अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना का कंट्रोल होगा, और बाकी दूसरी पूरी जो चीजें होंगी वो हांगकांग की हम लोग को देखने को मिलेगी। सेम सेम हेयर भी यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलता है। और इस रिगार्ड में चाइनीज गवर्नमेंट कहते हैं कि 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन लोग को देखने को मिलता है, यानी ये बोलते हैं कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है इनके अकॉर्डिंग,
राइट, और ये म्यूचुअली हुआ है, यानी कि तिब्बतन लोग और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट हुआ है, दोनों की सहमति से हुआ है। बट तिब्बत के लोग बोलते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें 14 दलाई लामा की और उनके फॉलोअर्स की, तो उनका कहना है कि ये गलत है और ये बेसिकली दबाव में डालकर, राइट, ये हस्ताक्षर कराए गए थे, ये ट्रीटी जो है वो साइन करवाई गई थी, तो ऐसा जो है वो माना जाता है इनके द्वारा। और तिब्बत जो है गाइस ये चाइना के द्वारा रूल किया जाता है, क्योंकि चाइना के कंट्रोल में ये हम लोग को देखने को मिलता है 1951 से 17 पॉइंट एग्रीमेंट ट्रीटी के तहत, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। और लोगों का कहना है यहाँ पर, तिब्बत लोगों का कहना है कि जब से इन्होंने कंट्रोल किया है यहाँ पर अपना चाइना ने, तब से इनका मेन फोकस ये है कि ये इनके नेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी को डिस्टर्ब करने के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। और ये 14 दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स का यही चीज है वो कहना है कि ये कल्चरल जिनोसाइड है, सांस्कृतिक नरसंहार है, तो ऐसा इन्होंने कहा। और 1959 का तिब्बत विद्रोह, एक विद्रोह भी हुआ था 1951 में, चाइना ने इसके ऊपर कंट्रोल किया और मात्र 9 साल के अंदर अंदर हम लोग को देखने को मिला कि एक विद्रोह भी हो गया, जिसमें तिब्बतियों ने चीनी सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में विद्रोह किया था कि वहां से चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो चली जाए, राइट। और विद्रोह के कारण हमें देखने को मिला कि 14th दलाई लामा भारत में भाग गए थे, एग्जाइल उनको हमें देखने को मिला था, और उनके साथ काफी सारे फॉलोअर्स भी जो थे वो एग्जाइल पर चले गए थे, राइट। तो ये चीज है 100 to 1000 फॉलोअर्स, तो ये चीज हमें देखने को मिली। यहाँ पर आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट, ये ट्रीटी, और ये एक मतलब चीज पता होनी चाहिए आपको कि आज की डेट में एग्रेसिवली ये चाह रहा है कि कल्चरली, और अगर बात करें लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से भी, राइटिंग पर्सपेक्टिव से भी, या फिर नेशनल या आइडेंटिकल पर्सपेक्टिव से भी, तो पूरी तरह से चाइना जो है वो एग्रेसिवली तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर मेनली टारगेट कर रहा है। तो ये पूरा मुद्दा था और ये पूरा इशू हम लोग को देखने को मिला, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, डन, आगे बढ़ सकते हैं। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो यहां पर मेनली हम लोग को जो टारगेट करना है ना, ये मैं आपको बताता हूं किस पर, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पर टारगेट करना है। बट एक बार देख लेते हैं कि न्यूज में क्या चीज हमें देखने को मिली, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी जान लो आप, ठीक है। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें अभी कहा गया है कि सेक्शन 34 जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है, जो कि 4% रिजर्वेशन जॉब्स में प्रोवाइड करा रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सभी कैटेगरीज में अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि आईपीएस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, राइट, पुलिस फोर्स ऑफ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली। तो आप मुझे बताओ कि क्यों पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इन सब जॉब, जैसे कि आईपीएस, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो आईपीएस की, बट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्यों ये वाली जॉब जो है वो सुटेबल नहीं बोली जाती है, या फिर क्यों इस जॉब जो है में रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बताओ। बहुत सिंपल सी चीज है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जॉब का नहीं कहेंगे, क्योंकि जुडिशरी भी लॉ एंड ऑर्डर की है, तो वहां पर तो मिल जाता है रिजर्वेशन। पर्सन फिट चाहिए, कॉम्बैट जॉब है, एग्जैक्टली, कॉम्बैट, फिजिकल, ऑब्वियसली, राइट। द मेन रीजन बिहाइंड इट इज कॉम्बैट। ये जॉब जो होती है वो कॉम्बैट की होती है, इसको आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, मतलब कि मेंटली ना भी हो तो भी चलेगा, ना भी हो तो ऐसा तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करते हैं, राइट। मतलब मेंटली फिजिकली दोनों चाहिए आपको, राइट। मतलब अगर हम बात करें कि दूसरी जॉब जो होती है उसमें सामने वाले व्यक्ति अगर फिजिकली ना भी हो तो भी चलेगा, बट इन सब जॉब में, कॉम्बैट जॉब्स में, मतलब मेंटली और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकली बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग इट? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल आप लोगों ने। तो ये एक इशू हमें देखने को मिलता है कि इसलिए रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता। और सेम टाइम पे मिनिस्ट्री ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन बताया हुआ है, राइट, बताया हुआ है कि कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट रोल्स होंगे वो क्या होंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। अब यहाँ पर जो मुद्दा उठ रहा है वो इसी डिस्टिंक्शन को लेकर उठ रहा है, कि जब मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सी कॉम्बैट के अंदर आएंगी चीजें और कौन सी नॉन कॉम्बैट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सभी, मतलब जैसे इन्हीं सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी डेस्क वाली सर्विसेज भी होती हैं, बैठकर ऑपरेट करने वाली सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि होता है ना कि आप लोग को जैसे आईपीएस की अगर अपन बात करें तो इसमें भी, या पुलिस फोर्स की इन जनरल अगर हम लोग बात करें, तो वो नहीं होता कि जैसे कि सिटी हेडक्वार्टर में बैठाया जाता है कि पूरी चीज ऑब्जर्व करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, राइट। तो उसमें भी पुलिस ऑफिसर ही तो होते हैं मॉनिटर करने वाले, जैसे कि आप डायल 100 पे कॉल करते हो पुलिस को बुलाने के लिए, राइट। तो उस समय क्या होता है कि वहां पर जो अथॉरिटी जो बैठी रहती है पुलिस ही तो हम लोग को देखने को मिलती है कि जो कि कंप्लेन्स वगैरह
मतलब लिखती हैं, राइट, और तुरंत जो है वो मतलब वो उनको दूसरी जो वैन होती है, जो होती है ना पीसीआर सर्विस जो होती है, तो उसको जो है वो बोलती है कि आप यहाँ पर पहुंचिए, तो उनको इन्फॉर्मेशन देती है, राइट। तो वो लोग भी तो पुलिस अथॉरिटीज ही हम लोग को देखने को मिलती है। तो जब इन्होंने डिस्टिंक्शन करके रखा है कि कॉम्बैट रोल्स क्या होंगे, नॉन कॉम्बैट रोल्स क्या होंगे, तब क्यों फिर इसमें रिजर्वेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? तो ये एक इशू चला है, राइट, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन है। ये वाला जो इशू है ये जेन्युइन होना चाहिए कि अगर इस प्रकार से जब ऑलरेडी डिस्टिंक्शन दे दिया गया है तो रिजर्वेशन को रिजर्व वो नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें आपका विचार क्या है? आप भी अपना विचार जो है वो जरूर बताइएगा। तो मिनिस्ट्री ने एग्जेम्प्ट किया है सभी कॉम्बैट पोस्ट जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड रिजर्वेशन प्रोविजन ऑफ ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से। तो उन्होंने बोला कि इन सब चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, राइट, कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से ये नहीं बोल सकता कि ये कानून ऑलरेडी बना हुआ है और आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो इसलिए इसको मतलब वो कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, राइट। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जब डिस्टिंक्शन, मतलब मेन इशू यहाँ का है, पूरा अभी जो कंसर्न जो सामने आया वो यही कहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्रोविजन जो इस कानून का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इट डिड नॉट इंटेंड टू गिव ब्लैंकेट एग्जेम्पशन, कि उसका इंटेंशन पूरा ब्लैंकेट एग्जेम्पशन का नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप हायर करने से, बट ये मतलब श्योर करता है कि कॉम्बैट रोल्स उनको असाइन नहीं किए जाएंगे। और काफी सारे ऐसे रोल्स हम लोग को पर्सन विद डिसेबिलिटी के देखने को मिलते हैं जो कि पुलिस फोर्स में फिल किए जा सकते हैं, राइट। और एग्जेम्प्टिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ द रोल इज रॉन्ग एज पर ये अलग हो। जैसे आईपीएस के केस में, स्टार्टिंग वाले केस में हम लोग ने देखा था कि इन्होंने सभी की सभी कैटेगरीज को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया, हटा दिया गया। इसमें कहा है ना कि नॉट अप्लाई टू ऑल कैटेगरीज, कि ये सब आईपीएस के लिए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के लिए, पुलिस फोर्स जो दिल्ली अंडमान निकोबार की, ये वाली चीज यहाँ पर, ये मुद्दा जो है वो यहाँ का हम लोग को मेनली तौर पर देखने को मिल रहा है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जेन्युइन ये मुद्दा है कि इस प्रकार से जब ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने डिस्टिंक्शन दिया हुआ है तो इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं। हम लोग को मेनली यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ से उठाकर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 से। तो उसने किस पर्टिकुलर कानून को रिप्लेस किया है? 1995 के एक्ट को रिप्लेस किया है, राइट। तो इसमें मेनली फोकस किया गया कि इंडियन लॉ जो होना चाहिए वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में होना चाहिए, मतलब उसी के लाइन पर होना चाहिए, राइट। तो इसलिए क्योंकि ये जब ये आया, कन्वेंशन आया, तो उसके बाद फिर ये कानून हम लोग को देखने को मिला, लाया गया था, राइट, कि पूरे राइट्स वगैरह जो होने चाहिए, जो ह्यूमंस को प्रोवाइड किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो सेम राइट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी मिलने चाहिए, राइट। तो ये वाला ये यूनाइटेड नेशन का ये वाला कन्वेंशन कहता है और इंडिया ने रेक्टिफाई किया हुआ इस चीज को, तो इसलिए हम लोग ये कानून जो है वो लेकर आए हैं। और अभी रिसेंटली 2016 के अंदर हमें देखने को मिला कि हम लोगों ने जो टाइप्स हैं डिसेबिलिटी के उसको बढ़ा दिया गया। पहले 7 ही डिसेबिलिटी के टाइप्स हुआ करते थे, बट अब 21 हो गए हैं, 21 हो गए। और किसके पास पावर है, क्वेश्चन अगर आ जाए किसके पास पावर है डिसेबिलिटी के टाइप्स को ऐड करने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को पहली बार जो है वो ऐड किया गया है इस लिस्ट में डिसेबिलिटी के टाइप्स के अंदर। और एसिड अटैक विक्टिम्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐड कर सकती है, या गवर्नमेंट के पास पूरी पावर हम लोग को इस मतलब कि कौन सी डिसेबिलिटी को ऐड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जिसको पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में रखा जाएगा, राइट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और हर एक चाइल्ड जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं, जिनकी उम्र 6 से 18 साल की हमें देखने को मिलती है, तो इनके पास राइट टू फ्री एजुकेशन होना चाहिए। अब मुझे आप लोग बताएं कि राइट टू फ्री एजुकेशन जो कि मतलब 21A के तहत हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो ये वाला जो राइट टू फ्री एजुकेशन जो है, ये एक फंडामेंटल राइट है। आप मुझे बताएं कि इसमें एज ग्रुप कितनी है, बताओ जल्दी बताओ। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वेरी गुड, 6 to 14 ईयर्स, वेरी गुड। अच्छा, मतलब पहले से आपको आइडिया लग गया था मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाना चाहिए कि पहले से आइडिया लग जाना चाहिए कि मेरा क्या क्वेश्चन आएगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये होती है बिल्कुल एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को सुनना, एक्टिवली जो है वो चीजों को मतलब पढ़ना, ये होता है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, राइट, बिल्कुल सही जवाब दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है, बट यहाँ पर डिसेबिलिटी के केस में ये 6 to 18 हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना। और गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सरकार फाइनेंस करती है,
और जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सरकार रिकॉग्नाइज करती है, तो इन्हें भी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को प्रोवाइड कराना होगा। ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और जो भी इस पर्टिकुलर मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो किसी प्रकार का ऑफेंस करेंगे, क्राइम करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बस आप लोग को बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। कुछ आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर। पेपर 3 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, हमारा प्रोडक्शन अभी हुआ है। शुगर मिल्स ने 60 लाख टन एक्सपोर्ट के टारगेट को जो है वो सरपास कर दिया, क्रॉस कर दिया है, राइट। और ये टारगेट को क्रॉस करने में शुगर मिल्स को काफी आसानी हो गई कि अब वो शुगर केन के फार्मर्स को आसानी से पेमेंट जो है वो रिलीज कर सकते हैं। और इस वर्ष, इस साल का जो बकाया है 9,000 करोड़ रुपए, उससे कम जो है वो बताया जा रहा है। अरियर जो है वो इस साल का वो रिड्यूस हो गया है, 9,000 करोड़ रुपीस जो है वो कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर शुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो काफी मतलब ज्यादा हम लोग को इस साल देखने को मिला है। तो उससे फायदा ऑलरेडी हुआ है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी हुआ है, और गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में इंकरेज कर रही है कि ये जो सरप्लस जो शुगर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको इथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट करेगी। तो आपको पता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमने ऑलरेडी बोला ही हुआ है कि इस बार की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब भी ज्यादा होंगे, सरप्लस में जो जाएंगे, राइट, तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे इथेनॉल के प्रोडक्शन में, राइट। अच्छा मुझे बताओ जरा, इथेनॉल क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कई बार मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। एनर्जी, पावर, पावर के प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, राइट। इसमें हम लोग ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, इसके साथ फ्यूल के साथ, पेट्रोलियम डीजल के साथ बायोडीजल जो है वो बनाएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। वेरी गुड। आपको पता होगा अभी जो हमारा टारगेट है, बताइए वो क्या है, ब्लेंड करने का इथेनॉल को। हमारा टारगेट अभी का क्या हम लोग को एट प्रेजेंट का देखने को मिल रहा है? E10 है कि E20 है? आई आई थिंक E20 है, बिल्कुल सही, 2025 तक, राइट। और क्योंकि अभी जो चल रहा है हमारा वो 8 के आसपास, 8 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग के आसपास को अभी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें करंट मतलब इसकी डेट की या लेटेस्ट फिगर की, तो आई थिंक अराउंड 8-9 के आसपास तो हमारा चल ही रहा है अभी, राइट। और E20 हमारा टारगेट है और उसको हम लोग को E100 भी लेकर जाना होगा। ऐसा नहीं कि E100 पहुंचा नहीं, अगर आपको शायद याद आ रहा होगा अपाचे के इंजन E100 पर चलने लायक केपेबल हो गया। अपाचे आपको पता है ना, एक बाइक हम लोग को देखने को मिलती है, उन्होंने इस प्रकार का प्रोडक्शन किया, इंजन बनाया कि E10 के चलने लायक ये होगा है, राइट। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इथेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन सिविल सर्विसेज ऑलरेडी पूछ चुकी है और अब पूछेगी, क्योंकि अभी आज की डेट की रिक्वायरमेंट ही ये है, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये चीज। और दूसरी बात, एक्सपोर्ट करने के पर्पज के लिए भी सरकार को जो है वो शुगर का एक्सेस जो है वो बढ़ाना है। पिछले 4 साल में एक्सपोर्ट जो है वो शुगर का वो बढ़ा भी है, इंक्रीज भी हुआ है, 10 गुना ज्यादा, 10x इंक्रीज इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। ग्रोथ जो एक्सपोर्ट सेक्टर में मतलब यानी कि इसके शुगर के एक्सपोर्ट में हमें हम लोग को देखने को मिली है, ये किस कारण हुई है? एक तो देखो, इंडियन शुगर की डिमांड जो है वो हाई हुई है ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनली इंडियन शुगर जो है वो उसकी डिमांड बढ़ गई। साथ ही साथ सरकार ने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया, स्पेशली अगर सेंटर की बात करें तो 6,000 रुपए पर टन के हिसाब से एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है कंट्रीब्यूट किया। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मेनली आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पता होना चाहिए, ये बेसिक्स ऑफ फैक्ट है, राइट, कुछ डिटेल्स। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, वैसे तो आई डोंट थिंक ये कुछ पूछने वाली चीज है। अब बात करते हैं ओपन डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो किस चीज पर टारगेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप सामने आए, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन जो है वो डिफेंस की फील्ड में हम लोग को देखने को मिले। तो इसको लेकर ये चैलेंज 5.0 हम लोग को देखने को मिल रहा है। 5वां एडिशन है ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DSIC का। और ये किसके अंडर आ रहा है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमें देखने को मिल रहा है। चारू जी, E10 क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपल सी चीज है, ई मतलब कि यहाँ पर इथेनॉल, 10 मतलब कि 10%, 20 मतलब कि 20%, और इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि अभी देखा ना हमने कि अभी इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करी, इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल प्रोड्यूस होता है यही सब, जैसे कि शुगर केन जो है और उसको सड़ाकर, राइट, तो इस प्रकार से इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्या होता है? एक फ्यूल होता है।
अब ये कहा जा रहा है कि इसको जो है वो आप मिक्स करोगे किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल डीजल दोनों आता है, पेट्रोलियम शब्द जो है वो पेट्रोल डीजल दोनों के लिए हमें देखने को मिलता है। तो फ्यूल को हम लोग पेट्रोलियम के साथ जो है वो ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर E10 का मतलब कि 10% इथेनॉल को आप फ्यूल के साथ मिक्स करो, राइट। मतलब कि आप 90 जहां पर जैसे कि 100 ml मान लो आप, तो 100 ml जहां पर फ्यूल जो है वो आप डाल रहे हो गाड़ी में, तो आप उसमें 10 ml जो है वो डालो इथेनॉल को और 90 ml आप डालो किसको, पेट्रोल को। और ऐसे करके हमें इसको बढ़ाते चलना है। अभी का जो हमारा टारगेट है वो E20 का है, राइट। 2025 तक जिसे हम लोग को अचीव करना है और धीरे धीरे करके E100 तक लेके जाना है कि पूरी तरह से गाड़ी जो है वो इथेनॉल के ऊपर चले। समझ में आया? तो ये चीज है। तो ये इस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कई बार अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, काफी बार। अब देखो, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत हम लोग को ये 5th एडिशन इस स्टार्टअप चैलेंज का देखने को मिल रहा है, राइट। कुछ भी नहीं है इसमें, हम लोग को टारगेट करना है सेल्फ रिलायंस के ऊपर, यानी कि आत्मनिर्भर हम लोग को बनना है डिफेंस की फील्ड में, डिफेंस के सेक्टर में, एरोस्पेस के सेक्टर में, राइट। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और किन किन एरियाज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंट रियलिटी, AR हो गया, राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल रही थी। ये सब इसका पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और IDEX की बात करेंगे इसको, ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है जो कि फोकस करता है कि डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना है, और इसे 2018 में जो है वो लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम यही है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट किया जाए डिफेंस और एरोस्पेस की फील्ड में, राइट। और फोकस करना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर, इंडिविजुअल इनोवेटर्स के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, एकेडमियाज के ऊपर। तो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसके ऊपर टारगेट करता है कि डिफेंस, हमारा मतलब डिफेंस सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ आए। और कैसे ग्रोथ आए, हम लोग इनोवेशन को जो है वो टारगेट करें, स्टार्टअप्स को टारगेट करेंगे, नए नए इनोवेशन आए, और जैसे कि हम लोग जो है वो नई नई इनोवेटिव चीज बनाकर आत्मनिर्भर बन सके डिफेंस के सेक्टर में, राइट। और इसको फंड किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DIO के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव आर्म हम लोग को के तौर पर देखने को मिलती है इस पूरे इनिशिएटिव के लिए, राइट। और DIO एक नॉन प्रॉफिट कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। और इसके दो को फाउंडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में कई बार आपने सुना होगा, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बारे में भी कई बार आपने सुना होगा, जो कि डिफेंस PSU हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। क्लियर है? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज ज्यादा कुछ खास ऐसा चीजें न्यूज में आई नहीं समझने के लिए, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप लोग को क्लियर है। और करंट अफेयर्स में ये सबसे बेस्ट चीज होती है कि चीजें जो है वो रिपीट होती है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। और करंट अफेयर्स में हो या चाहे स्टैटिक पोर्शन में हो, जनरल स्टडीज के हो, जहां आपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर लिया, वहां आप इस खेल को जीत गए। खेल को जीत गए, यूपीएससी का खेल यही है, सिविल सर्विसेज का खेल यही है। बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, और जहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई भी मेंस का आंसर आप लिखने के लिए रेडी रहोगे, राइट। और दूसरी बात, जहां आपकी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स वगैरह पता होंगे आपको, तो आप अवेयर होंगे, क्योंकि आप पढ़िए ध्यान से नोटिफिकेशन, उनको सिर्फ चाहिए अवेयर्ड पर्सन। हर फील्ड में उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर जगह नहीं देखना है, सिर्फ सिविल सर्विसेज के सिलेबस से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करो। इसलिए कहते हैं कि सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आप सभी लोगों के अगर स्टडी टेबल पे सिलेबस की अगर एक हार्ड कॉपी नहीं चिपकी हुई है, नहीं लगी हुई, या उनके सामने जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर नहीं लगी है, या दीवार पे नहीं चिपकाई है आपने, तो चिपका लेना और रोज उसको एक बार पढ़ने की हैबिट डालना शुरू कर देना, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कुछ आप पढ़ें तो जैसे ही आपको रिलेट करना चाहिए कि वो सिलेबस के किस एरिया से जो है वो आ रहा है ये फलाना टॉपिक, राइट। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए इस पर, मतलब क्लियरली सिलेबस आपके सामने होगा तो आप जो भी पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर जाएंगे। चाहे आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो, तुरंत आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आप देख लो, ये पैराग्राफ जो है वो मैं किस पर्टिकुलर पेपर में यूज कर सकता हूँ, या किस पर्टिकुलर पेपर के किस एरिया में किस कॉलम में यूज कर सकता हूँ। ये इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। अब हुआ ये है, हम लोग को डिले देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में सरकार ने जो घोषणा करी थी, राइट, कि वो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराएगी, उसमें देरी हो गई है। और 60,000 करोड़ रुपीस की लोन की गारंटी जो है वो प्रोवाइड की गई थी, मतलब गारंटी अनाउंस करी गई थी, राइट। अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है कि अभी जो सेकंड वेव जो आई है कोरोना वायरस की, तो उसमें जो भी सेक्टर जो है उनको नुकसान पहुंचा है, तो उनके लिए लोन गारंटी जो है वो 60,000 करोड़ रुपीस की बताई गई थी। और ये पार्ट किसका है, 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम का ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है।
कि जितने भी कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स हैं उसमें सरकार इतने रुपए खर्च करेगी, क्रेडिट एक्सटेंड करेगी, राइट। बट अभी ये हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें सेकंड वेव्स में क्रेडिट एक्सटेंशन में देरी आ गई है, और 50,000 करोड़ रुपए इसमें हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के लिए रखा जा रहा है नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर, राइट। और दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए मतलब गारंटी देने की बात की जा रही है। और स्पेशली टूरिज्म की बात करें हम लोग, क्योंकि वर्स्ट हिट सेक्टर आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है कोरोना वायरस के कारण। इसमें यह प्रॉमिस किया गया है कि जैसे कि नॉर्मली जब लोग लोन लेते हैं 10-11% सॉरी, नॉर्मली लोग जो लोन लेते हैं तो उसमें 10-11% इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो नॉर्मल तौर पे 10-11% इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। बट इस स्कीम के तहत यहाँ पर कहा गया है कि 8.25% से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं चार्ज किया जाएगा, राइट। ब्याज जो होगा वो 8.25% का किया जाएगा। इसमें सरकार गारंटी देती है, राइट, कि सभी लोगों को जो है वो जो भी अफेक्टेड जो लोग हैं, यानी टूरिज्म के कारण जो भी बिजनेस वगैरह अफेक्ट हुए हैं, तो उनको रिवाइव करने के लिए सरकार ने कहा कि वो गारंटी लोन सभी एरियाज पर प्रोवाइड कराएगी, राइट। और उसमें ब्याज भी जो है वो कम लगेगा जो भी लोन लेंगे। और डिले जो हो रहा है गाइस, तो वो सर्वाइवेबिलिटी को हिट कर रहा है काफी ज्यादा। स्पेशली टूरिज्म सेक्टर की बात करें, वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इन सेक्टर को लोन नहीं मिलेगा तो बिजनेस जो है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। बिजनेस कैपिटल फ्यूल हम लोग को देखने को मिलता है। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है ना। बताओ जरा क्या है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी बता दो, रटा हुआ होना चाहिए। 4 ही है बस। लैंड, यस, लैंड, लेबर, कैपिटल और 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 लैंड, लेबर, लेबर कैपिटल हो गया। और बताओ, एंटरप्रेन्योर, वेरी गुड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये कैपिटल, ये 4 ऐसी चीज होती है जो कि प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी होती है, मैंडेटरी। इसमें से एक भी चीज अगर चली गई तो प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड प्रोडक्शन ही जो होता है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगा तो हमारी जीडीपी जो है वो हाई होगी, बढ़ेगी, राइट। जीडीपी ग्रोथ जो है वो यहीं से निकल के आती है, प्रोडक्शन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, राइट। तो सरकार किसके ऊपर टारगेट कर रही है? इसके एक एरिया के ऊपर, कैपिटल, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल नहीं होगा तो आप कैसे लेबर को हायर करोगे, कैसे आप सामान वगैरह परचेज करोगे, राइट, कैसे बिजनेस को जो है वो चलाओगे, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अभी क्या है, कैपिटल का बड़ा झोल है। तो सरकार टारगेट कर रही है कि बिजनेस के अंदर कैपिटल जो है वो डाला जाए, जिससे कि बिजनेस चले, और बिजनेस चलेगा तो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो जाएगी, राइट, क्योंकि सबके हाथ में फिर पैसा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और बिजनेस ने ये चीज हाईलाइट की है, लेंडर्स जो कि बैंक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये इनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। तो ये बड़ी एक इशू जो है वो आ रही है। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में आपको पता ही है कि पेंडेमिक के समय पर जो भी सेक्टर्स वर्स्ट हिट हुए हैं, इफेक्ट हुए हैं, तो उनको गारंटी लोन जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। इस स्कीम का मेन फोकस ये है कि 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा बैंक को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह को और दूसरे लेंडर्स को, जिससे कि वो इमरजेंसी क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड कर सकें बिजनेसेस को। और वो बिजनेस जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हिट हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी कि उनके पास कैपिटल की कमी आ रही है। और नवंबर 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी अनाउंस किया था कि ये 2.0 इसका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का 2.0 वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया था, जिसमें 3 लाख करोड़ की स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, जिसमें 26 स्ट्रेस सेक्टर है जो कि आइडेंटिफाई किए हैं कामात कमेटी ने। और इसमें हेल्थ सेक्टर भी इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया 26 और सेक्टर पर इस 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कामात कमेटी, यहां से उठाकर ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि कामात कमेटी बताइए किससे एसोसिएटेड है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि इन्होंने रिकमेंड किया है कौन कितने सेक्टर्स को, 26 स्ट्रेस सेक्टर को, कि जहां जहां पर सरकार को जो है वो लोन फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए। ये सेक्टर ये है, पावर, कंस्ट्रक्शन, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, रोड, रियल एस्टेट। तो ये पूरे सेक्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि कोविड-19 के चलते अफेक्ट हुए हैं। तो ये 26 आप ध्यान में रखो, हर एक को देखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि 26 आपको ध्यान में रखना है कि 26 सेक्टर है और कामात कमेटी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। अब एक ये न्यूज आई है, अच्छा इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो। वैसे तो होना नहीं चाहिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम तो कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीन लैग हो रही है क्या?
एक मिनट रुको रुको, लेट मी चेक। हाँ हाँ, मतलब कुछ इशू तो आ रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक हुई? ऐसा हुआ कि नहीं तो एक बार बता दिया करो, फिर मैं इसको ठीक कर दिया करूंगा। कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है कि जो 3-4 सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं ना, उसको एक बार क्लिक करना होता है तो फिर वो ठीक कर देता है। हाँ, अभी भी थोड़ा सा लेट जो है ये शो हो रही है, सही बोल रहे हो आप लोग। हाँ, थोड़ा सा लेट कनेक्ट कर रहा है मेरे ख्याल से, वो दो दो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, एक रिकॉर्डिंग का भी चल रहा है। ये बड़ी झंझट है यार इसमें। हम्म, या तो यूट्यूब पर ही लाइव करेंगे यार, यूट्यूब पर लाइव करें, क्या बोलते हो आप लोग? कि यूट्यूब पर लाइव करके देखेंगे। यूट्यूब में तो फिर एक ही चीज चलेगी और उसमें फिर रिकॉर्डिंग का भी झंझट नहीं आएगा, क्योंकि बस उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि कई बार लेटेंसी का दिक्कत आता है, कई बार। आप लोग की क्या राय है इसमें? आपको ड्राइव पर मैं वो दे दूंगा, या तो क्या बोलते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा ड्राइव पर, तो उसके थ्रू आप ऑनलाइन आ जाना। तो उसमें फिर मुझे भी दोबारा से नहीं यार, पर वापस से दोबारा से तो अपलोड करना ही पड़ेगा वीडियो को। डाउनलोड करके वीडियो को दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। यूट्यूब बेस्ट होगा। चलो फिर एक काम करते हैं, कल यूट्यूब पर करते हैं। ठीक है, कल यूट्यूब पर करते हैं। कल मैं आपको लिंक एक काम करूंगा, इसमें भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, इसके चैट वाले ऑप्शन पे। इसके टीचमेंट के। ठीक है, तो मैं आपको चलो यूट्यूब पर लिंक भेजूंगा, क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है तो ठीक है यार, अपन यूट्यूब ही करते हैं, क्योंकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेन चीज यही है कि यार कुछ भी हो पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर टारगेट आगे बढ़ाएं। चलो आगे बढ़ाते हैं। नहीं यार शालू जी, फिर मटेरियल के लिए भी फिर वो ड्राइव ही कई ऑप्शन रखेंगे अपन, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि मल्टीपल एप्लीकेशन पे रहे स्टूडेंट्स। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो अपने एक ट्रायल के तौर पर देखा था कि लाइव स्मूथली चलाने के लिए, क्योंकि मैंने कई बार जो है वो सुना था कि इसमें लाइव अच्छा चलता है, क्योंकि यूट्यूब के साथ आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले एक दो बार लाइव किया था जिसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। चलो बट अभी अपन ने फास्ट इंटरनेट कनेक्शन भी ले लिया, कल एक बार ट्राई करते हैं कि यूट्यूब पर करने की। अगर उसमें अगर बेस्ट चल रहा है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की लैगिंग का कुछ इशू नहीं आ रहा है, तो वी विल कंटिन्यू। ठीक है, चलो फिर अब ये वाला टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं एक बार। इस टॉपिक को जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ की टर्म्स हम लोग देखेंगे। अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि कमेंट किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का जो बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो अब जैसा चलना चाहिए, ट्रेड जो है वो जिस प्रकार से बूस्ट होना चाहिए, अब उस प्रकार से जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। राइट, दोनों ही कंट्रीज ने हालांकि काफी सारी चीजें जो भी ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज है वो रिजॉल्व भी किए, बट फिर भी ट्रेड जो है वो, ट्रेड की ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं रही है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच। तो ये कमेंट है, और कमेंट वगैरह उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है एज सच। राइट, बट आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन टेरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, टेरिफ क्या होता है, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो है वो ज्वाइन करने पर, साइन करने पर फोकस कर रहा है। और इंडिया जो है वो बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इस प्रकार के एग्रीमेंट जो है वो लाएगी। तो ये सब लाएगी और होएगा, तो ये सब चीजें बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो, और जानते भी हो आप लोग कि इंडिया जो है वो वेरियस कंट्री के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप को जो है एक्सपेंड कर ही रही है, क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। आपको आपको सिविल सर्विसेज के लिए आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मेनली टारगेट करना है, क्योंकि हमने हमें इसी पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू हमें। स्लाइड चेंज नहीं हो रही? चलो ठीक है, आज चला लो, कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सुन लो ध्यान से। ठीक है, बस आप चला लो, मतलब आज का बस देख लो आप, कल अपन एक उसमें ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है, कल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये अगर दिक्कत दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, अपन दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यूट्यूब पर ही जो अपना है वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेन चीज है कि आप लोग का स्मूथ चलना चाहिए, और स्मूथ आप लोग को समझ में आनी चाहिए पूरी चीजें।
क्योंकि वो मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा टारगेट है। चलो आगे की बात करते हैं। इसमें आप लोग को मेनली टारगेट करना है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के ऊपर, ठीक है? कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है, इस इनिशिएटिव के लिए हम लोग को, इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एक्सपोर्ट हम लोग को बढ़ाना है। तो हमको ऑलरेडी पता ही है कि हमें वेरियस कंट्रीज के साथ जो है वो एक्सपोर्ट या ट्रेड की लिंक्स जो है वो स्टैब्लिश करनी है, बिल्डअप करनी है, राइट? तो ये वाली चीज है। तो इसमें इतना कुछ इनके कमेंट पर हम मतलब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में। इसमें आत्मनिर्भर भारत लिखा नहीं है, जो कि आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है, राइट? और आपसे पूछा जा सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट? ये वाली चीज पूछी जा सकती है। चलो आप लोग बताओ, चलो छोड़ो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे मुझे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताओ जल्दी, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जल्दी बताओ। नहीं, विदाउट टैक्स नहीं बोलेंगे हम लोग, विदाउट टैक्स नहीं बोलेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फ्री वाला जो शब्द है ना, उससे कंफ्यूज कभी नहीं होना है। फ्री मतलब जीरो टैक्स नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे कि लेट से कि एक एक्स कंट्री के साथ हम लोग जो ट्रेड करते हैं, तो उस एक्स कंट्री के प्रोडक्ट जब हमारी कंट्री के अंदर एंटर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटीज उसके ऊपर चार्ज करते हैं, टैक्स उसके ऊपर चार्ज करते हैं। तो वो जो एक्स कंट्री है, उससे जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहे हैं, लेट से कि हमने उसके ऊपर 20% ड्यूटी जो है वो लगाई, बट वाई कंट्री के साथ हम लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया। तो इसमें हम उससे क्या बोलेंगे कि हम दूसरी कंट्री से 20% जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर ड्यूटी चार्ज करते हैं, आपसे 15% चार्ज करेंगे, राइट? तो ये चीज होती है, लेस टैक्स, लेस टैक्स, राइट? तो ये क्या होता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और टैरिफ बैरियर क्या होता है, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, इसमें क्या डिफरेंस होता है? टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, टैरिफ बैरियर का मतलब सीधे सीधे, टैरिफ मतलब कि ड्यूटीज, टैक्सेस, राइट? कि टैरिफ बैरियर मतलब कि आपने जो है वो बैरियर लगा के रखा हो आपकी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। मतलब ज्यादा कंट्री आपकी कंट्री को चूज नहीं करती है इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने अपनी कंट्री के इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी ड्यूटीज जो है वो लगा के रखी है। जब आप हैवी ड्यूटी लगाओगे तो दूसरी कंट्री कभी भी अपने प्रोडक्ट को आपकी कंट्री में जो है वो भेजेगी नहीं। जैसे कि अभी आप ध्यान याद याद करो, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में हम लोग को ट्रेड वॉर देखने को लगा। दोनों ने ही अपने अपने उसको ड्यूटीज को जो है वो इंक्रीज कर दिया था, इंपोर्ट ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया था, जिससे कि एक दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स एक दूसरी कंट्रीज में ना जाए, है ना? तो ये एक चीज होती है। कई बार हम लोग भी जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट से बचने के लिए चाइना कंट्री के इंपोर्ट के ऊपर मतलब जो भी इंपोर्ट आता है उस पर ड्यूटीज को काफी मतलब बढ़ा देते हैं, राइट? क्यों करते हैं? जैसे कि उसके प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंट्री में आए ना। तो हम लोग टैरिफ को बढ़ाकर, एक प्रकार से टैरिफ बैरियर इसलिए कहा जाता है, बैरियर मतलब कि एक हम लोग को क्या देखने को रहा है, बाधा, राइट? कि आपने टैक्स बढ़ा दिया और जो कि बाधा बन गई है एक कंट्री के प्रोडक्ट के लिए एंटर करने के लिए, कि वो एक कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो एंटर नहीं हो पा रहा है आपकी कंट्री में, क्योंकि आपने बाधा बना दिया, टैरिफ को, टैक्स को बाधा बनाया है। और नॉन टैरिफ मतलब कि आपने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशन डाल दी, राइट? कि आपने कंडीशन डाल दी कि हमारे यहाँ अगर प्रोडक्ट आएगा तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला ही प्रोडक्ट आएगा, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट आएगा, सर्टिफाइड प्रोडक्ट आएगा। अगर सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत स्ट्रिक्ट है ये आईपीआर का रूल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आता है जो नॉन सर्टिफाइड है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो एंटर ही नहीं करने देते, भले ही कितना प्रीशियस क्यों ना हो। तो वो चीज यहाँ पर हो जाती है। ये सब क्या है, ये कंडीशंस है, राइट? ये रूल्स रेगुलेशंस है, फॉर्मेलिटीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? तो ये सब चीजें, ये टैरिफ और नॉन टैरिफ में ये सिंपल सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग रखनी भी नहीं है, राइट? और इसके अलावा फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है। पहली बार किसने ये फ्री ट्रेड का टर्म वगैरह स्टैब्लिश किया था, तो वो सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछनी है कि काम का नहीं है अपने लिए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट के तहत इंडिया के 42 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ जो है वो साइन किए हुए हैं। और फ्री ट्रेड क्या है, तो वो वाली चीज अपने ऑलरेडी डिस्कस करी ली, राइट? तो ये वाली चीज है, तो जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बस सिंपल सी चीज, बस इतनी जानकारी रखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अंडरस्टैंडिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक ही चीज थी इस टॉपिक के अंदर जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है? अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अपना आज का सेशन फिनिश हो गया।
और कल अपन यूट्यूब पर काम करेंगे, क्योंकि हाँ मैं भी समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो कल यूट्यूब की लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। चारू जी आज आ जाएगा, इस वीक का टेस्ट भी आज आ जाएगा और वीकली कंपाइलेशन भी आज आ जाएगा। एक्चुअली क्या था कि कल के दिन मैं खुद ही नहीं था, अपने घर पे ही नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, और कल रात में भी इवन मैं करीब 1:30 बजे करीब वापस लौटा हूँ। तो कल काफी लेट हो गया था, फिर 1:30 बजे मैं लौटा, फिर काम किया मैंने, फिर अराउंड मेरे ख्याल से अभी 2 घंटे ही सोया हुआ मैं, क्योंकि मुझे याद है कि 1:30 बजे से लेकर अराउंड 3:30 4 बजे तक तो मैंने आखिरी बार घड़ी देखी थी, और 5:30 को मैं उठ गया था। कल नींद भी नहीं हो पाई, पर ठीक है, क्या नींद का क्या है, नींद तो ना ही हो तो ही अच्छा है। नींद नींद तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे, नींद होनी नहीं चाहिए लाइफ में। और मैं वैसे भी कम ही सोता हूँ, ज्यादा मुझे वो रहता भी नहीं है। सर यूट्यूब लेक्चर्स में इंडेक्स ऐड करने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं यार, इंडेक्स ऐड करने के लिए आपने काफी समय से बोला था, मैं पढ़ भी रहा था आप लोग के कमेंट, बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लाइफ के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं आपको बताऊं ना कि मेरी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं मैं, मतलब अभी जो मेरा पूरा टाइमिंग चल रहा है ना, वो मतलब इस प्रकार से चल रहा है कि जैसे आपकी अभी की क्लास में एंड करूंगा, फिर उसके बाद फिर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट को रेडी करना पड़ेगा। राइट, इसमें मेरी पॉलिटी का लाइफ चल रहा है, एनवायरमेंट का लाइफ चल रहा है, एनवायरमेंट की क्लास लाइफ चल रही है। राइट, एक दो प्रोजेक्ट्स पर और मैं काम कर रहा हूँ, मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर। राइट, तो उसमें बहुत ज्यादा भी समय ऑक्यूपाइड चल रहा है, तो इसलिए अभी बट मैंने क्या किया हुआ है, अब ये पूरा जो काम है वो आउटसोर्स करवा रहा हूँ मैं। टीम अपनी एक है, तो उनको मैंने कल बात करी थी, कल क्योंकि आप लोगों ने मैसेज किया था, तो कल ही मैंने उनको कॉल किया, कांटेक्ट किया टीम को। तो उनने फिर बोला कि हाँ वो ये वाला काम जो है वो कर लेंगे, इंडेक्स वो इसमें ऐड करके आपको दे देंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉलिटी की रिंकी जी लाइव क्लास होती है शाम में 6 बजे। नहीं टीचमेंट नहीं, टीचमेंट में फिर नहीं करेंगे यार, फिर मैं नहीं चाह रहा ना टीचमेंट फालतू में फिर दो दो प्लेटफॉर्म अपन रखें भैया बरन में। फिर अगर ऐसा होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे कि आप लोग ने शायद पहले अटेंड करी होगी, अगर हिस्ट्री की जो लाइव क्लास चलती थी, सी सेट की जो लाइव क्लास चलती थी, जिसमें आपको वहीं पर ही आपको वो बना दिया जाता था एक्सेल शीट। तो जहां पर आपको ड्राइव पर जो पीडीएफ मिलती है ना, मैं वहीं पर ही आपके लिए एक्सेल शीट बना दूंगा, तो वहीं पर ही आप जो है वो एक्सेस कर लेना। एक्सेल शीट पर लिंक जो है वो आ जाएगी, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आप मैं लिंक जो है वो जनरेट करके आपको दे दूंगा, 5:30 या 5:45 पे लिंक आपके पास आ जाएगी वहां पर। 5:45 के बाद आप देख लेना, 45 से पहले पहले मैं लिंक वहां पर स्टेब्लिश कर दूंगा। कभी कभी अगर लेट होता है तो एक बार 6 बजे रिफ्रेश कर लेना, आ ही जाएगा। नहीं शिवांगी जी, मटेरियल तो अभी भी ड्राइव पर ही है, मटेरियल तो अभी भी ड्राइव पर है, मटेरियल तो आपको ड्राइव पर ही मिल रहा है। मैं दोनों जगह आपको चीजें रख रहा हूँ, बट ये वाला प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए चूज किया था लाइव के लिए, एक तो इंटरेक्शन के लिए, बट अगर लाइव वहां पर हो जाता है यूट्यूब पर, तो फिर आप लोग के लिए लाइव वहां पर कर देंगे, वो भी एड फ्री लाइव लाइव रहेगा, उसमें भी मैं यूट्यूब में वो लाइव में एड नहीं डालूंगा किसी प्रकार का। रिंकी जी पॉलिटी की क्लास हफ्ते में कितने दिन होती है? मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन होती है। दीपांकर जी पॉलिटी की क्लास तो मेरे ख्याल से पॉलिटी में कोई इशू नहीं आ रहा है, तो अभी तो पॉलिटी की क्लास यहीं पे रखते हैं अपन लोग। अरे क्या था, मुझे एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी, मुझे मुझे खुद को, मैं खुद एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ यार। क्योंकि कुछ लोग जो है ना, उन्होंने इतना निराश करके रखा हुआ है, इतनी बार बोलने के बाद भी, मतलब कि वैसे ही इतनी कम फीस में अपन काम करते हैं और इन लोग इतना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब हद से ज्यादा। तो होते हैं कुछ लोग जिनको सिविल सर्विसेज से कोई लेना देना है ही नहीं, राइट, जो इसी प्रकार की हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो होते हैं कुछ ऐसे लोग, बट फिर मैंने अभी दिमाग में आ रहा है कि यार उन लोग के कारण क्यों आप लोग का फालतू में वो हो, मतलब परेशानी हो, तो इसलिए मैंने कहा भाड़ में जान दो। मैंने कहा उन लोग के कारण अपन देखेंगे कुछ चीज, अगर नहीं होता, अगर पॉलिटी में भी अगर कुछ लैग आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो मैं आपका पॉलिटी का भी शिफ्ट कर दूंगा, इस प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब जिनको इस प्रकार की हरकतें करनी करने दो, वो तो ऊपर वाला ही दिखाएगा जिसको जो दिखाना है। क्योंकि तकलीफ आप लोग को नहीं होनी चाहिए यार किसी तरीके से, आप लोग कोई इजी पड़े, इसलिए फिर यहाँ पर एड फ्री रखा था, वहां पे भी एड फ्री कर देंगे ये वाली लाइव क्लासेस। ठीक है चलो फिर साइन ऑफ करें सेशन को, मिलते हैं।
शालू जी, हाँ, टेलीग्राम का चैनल डिलीट कर दिया मैंने। उसको डिलीट करने की वजह भी मैंने आपको बताई थी कि वहां पर लोग बाग क्या कर रहे थे। एक तो जो अपने मतलब उसमें गर्ल्स जो है, तो उनके पास मेरे पास कंप्लेन आ रही थी गर्ल्स की तरफ से कि सर आपके ग्रुप में से काफी सारे लोग मुझे उल्टे सीधे मैसेज भेज रहे हैं। तो मैं उनको हर बार बोलता था कि यार ब्लॉक कर दो, बट वो बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई थी। और दूसरी बात, जो ग्रुप का मेन फोकस था कि वहां पर आकर कुछ एक्टिविटी हो, वो होती नहीं थी। लड़ाई झगड़े ज्यादा देखने को मिलते थे मुझे, तो इसलिए उसको हटा दिया। रिंकी जी, मत पढ़ो, बताए ग्रुप ग्रुप के चक्कर में मत पढ़ो, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने जो पर्पस के लिए रखा था उस बाद में समझ में आया कि यार ये जितना फ्रूटफुल नहीं हो रहा, उससे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट के लिए। आप तो सिर्फ अपने बुक्स के साथ दोस्ती करो, बुक्स को पढ़ो अच्छे से और प्रैक्टिस करो अपनी, क्योंकि वो सब माइंड डाइवर्ट करने पर काम मत करो। क्योंकि क्या, मैंने बहुत समय से अवॉइड करा था, करीब 2 3 4 महीने हो गए थे कि लगातार। और जब ग्रुप स्टार्ट किया था तो उस समय भी आ रही थी बहुत कंप्लेंट्स, पर मुझे लग रहा था कि सर चलो धीरे धीरे करके लोग मेच्योर होंगे, समझेंगे। बट क्या हो रहा है कि उन सब चीजों के कारण अपने जो सीरियस स्टूडेंट्स हो उनको नुकसान हो रहा था। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं कल। कल जो आपका सेशन आए होगा, उसका मैं आप लोग को यहाँ पर भी, क्योंकि अभी वाला मतलब कौन सा सेशन अभी अगस्त वाला चल ही रहा है, तो अगस्त तक मैं यहाँ पर लिंक आपको भेज दूंगा और वहां पर भी अपडेट कर दूंगा लिंक, एक एक्सेल डाल के। फिर अगली बार से फिर आपको डायरेक्टली पूरा ड्राइव का ही एक्सेस मिलेगा, ड्राइव पर ही आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, अगर ये सही चलता है तो ये ट्रायल अपन देख लेते हैं 1 हफ्ते का, ये सही चलता है तो वहां शिफ्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ दीपांकर जी, पेड स्टूडेंट को ये एड फ्री लाइव क्लास जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, फिर बाद में अपडेट कर देंगे बाकी लोगों के लिए। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।